जय हिंद साथियों, मैं अनुज मौर्य आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कृषि रसायन विज्ञान। जैसा कि आपको पता है, कृषि रसायन विज्ञान हमारी चलती है 3 दिन चलती है, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 3 दिन जो है कृषि रसायन विज्ञान की क्लास होती है शाम को 5 बजे। बाकी के 3 दिन सोमवार, मंगल, बुध आपकी चलती है कृषि पशुपालन शाम को 5 बजे। तो उसी में आज का दिन हमारा जो है कृषि रसायन का है, तो हम आज यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। पिछला जो हमारा छूटा था आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों का वर्गीकरण में हमारा चल रहा था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है यहीं से हमें कंटिन्यू करना था, तो इसीलिए हम यहाँ से अब आज के डेट में कंटिन्यू करने वाले हैं इस सेशन से। चलिए, सभी को गुड इवनिंग है, सभी को राम राम है, सभी को जय भीम। बताएं, शिवम कुशवाहा जी, शिवम शर्मा जी, सुमित कुमार जी। चलिए, सभी लोगों का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं इस शानदार सेशन को, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और आज तुम लोगों का नोट्स ही मैं बना रहा था कि कौन कौन से टॉपिक तुम्हारे इंपॉर्टेंट हैं, उनको कराना है। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं। बस सभी 3 बजे से लगभग तुम लोग के जो है प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनको देख रहा था कि प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। और साथ ही साथ आपके जो है और जो मॉडल पेपर वगैरह हैं इनको भी देख रहा था कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आए हैं, तो कैसे कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो हम आगे चुने, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे हैं चैप्टर, तो इंपॉर्टेंट चैप्टरों को हम चुनना चाहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने निकाली हैं, तो जिसमें कि अभी उर्वरक वाला चैप्टर थोड़ा सा मैं जो आपको करवाना है, जो कि अकार्बनिक में आता है। ठीक है, अकार्बनिक में उर्वरक वाला चैप्टर, अम्ल, क्षार, लवण और इधर अमोनिया बनाने की विधि। और उसके बाद जो है आपका क्या होता है जब, सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं क्या होता है जब। ठीक है, तो क्या होता है जब, जिसमें कि हम 2020, 21, 22, 23 और 24, हम इन 5 सालों के क्या होता है जब को टारगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट कवर करेंगे, उसके बाद अगर समय मिलेगा तब हम कुछ अदर में जाएंगे, वरना हम सबसे पहले जो हमारे प्रीवियस ईयर में चल रहा है उसको कंट्रोल करते हुए, यानी उसको अपनी मुट्ठी में करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमें अभी पढ़ाना है इसमें। ठीक है, इसके बाद आपका 35 नंबर का जो है वो सिलेबस कवर होगा। इसके बाद बचेगा आपका 15 नंबर। तो 15 नंबर का जो आपका कार्बनिक बचेगा, कार्बनिक वाला हिस्सा। ठीक है, कार्बनिक रसायन से बोलते हैं। तो उसमें जैसे कि कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक यौगिक यानी वर्गीकरण, यानी जो बेसिक होता है उसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो ये दोनों चैप्टर हम कॉन्सेप्ट वाइज चलाएंगे बढ़िया तरीके से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कि आप उसका क्रियात्मक समूह जान जाए, क्रियात्मक समूह क्या होता है, एल्काइन एल्काइन जो सूत्र वगैरह होते हैं, आईपीएससी नेम होता है वो लिखना आप सीख जाएं। वो सभी 2 चैप्टरों में आप सीख जाएंगे। उसके बाद एल्कोहल, जिसमें कि सीरे द्वारा किण्वन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। और जो है आपका फार्मलिन, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैंने देखा है, तो उस हिसाब से मेरा जो अनुभव है उसके हिसाब से फार्मलिन हम पढ़ाएंगे। और उसके बाद तेल, साबुन, वसा वाला चैप्टर आपका कवर करेंगे। इसके बाद आपका बेंजीन, इसके बाद बेंजीन और फिनाइल, बेंजीन फिनाइल एक ही में है, इनको कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद समय बचेगा, इसके बाद जब समय मिलेगा तब हम कुछ और पे जाएंगे, वरना इसका ही हम टारगेट करेंगे। और इसमें भी एक चीज मैंने अभी नहीं लिखी है, इसको लिख लेना है 7 नंबर पे। 7 नंबर पे इससे भी लिखना है आपको। क्या होगा इसमें, देखो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भी आइडिया रहे ना कि सर आगे क्या कराने वाले हैं। ठीक है, सर आगे क्या कराने वाले भी आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या कराने वाले हैं सर, क्या उनकी थिंकिंग है। तो हम भी, क्योंकि भाई 2-3 घंटे बैठ के सब तैयार किए हैं, क्योंकि ये अपने मन से तो लिखना नहीं कि ये लिख दे। भाई प्रीवियस से पेपर देखना है, मॉडल पेपर देखना है क्या आ रहा है, सब कुछ देख कर एनालिसिस करके तब ये चीजें छाट छाट के लिखी होती हैं। ठीक है, इसमें भी हम क्या कराएंगे, क्या होता है जब। और क्या होता है जब आपका काफी ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादातर आपसे क्या होता है जब प्रकार के क्वेश्चन करे जाते हैं, तो हम इस पे काफी टारगेट करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चा वही आंसर दे सकता है जो उसको इक्वेशन बनानी आती होंगी, फार्मूला उसे याद होगा, वही कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। बाकी जैसे कि अगर विधि वगैरह पूछी जाती है तो आप बना लोगे कोई ना कोई तरीके से, उसमें थ्योरी कुछ लिख दोगे। लेकिन जब इक्वेशन लिखी होगी, समीकरण लिखा होगा, तो आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है जब, ये भी मुझे आपको कराना है। किससे, 2020 के भी कराना है, 21 के कराएंगे, 2022 के करा लेंगे, 23 के कर लेंगे, 24 का कर लेंगे। ठीक है, तो 5 साल के जो हमारे क्या होते हैं जब, जो कार्बनिक रसायन के, ये भी हम करवाएंगे। तो इतना हमारा टारगेट होने वाला है। ठीक है, तो टोटल हमारा इतने जो है
चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो एक बार थम्स अप कर दो अगर आपको क्लियर हो गया है कि आगे हम कैसे कवर करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम कैसे कवर करने वाले हैं, ये चीज आपको क्लियर हुई। ठीक है, बाकी आपका पास होने भर का तो मैं पहले ही करा चुका हूं। अब तक मैं जितना आपको करवाया हूं ना, तो आपका 20 से 25 नंबर का आपका कवर हो चुका है। ठीक है, 20 से 25 नंबर का आपका कवर हो चुका है, आराम से आप ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अगर जितना मैंने करवाया अगर इतना भी तैयार करते हो तब भी आपका 20 से 25 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा, आपका बड़े आराम से फंस जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे इसको टारगेट करना है, इसमें इंपॉर्टेंट वैसे हैं तो बहुत सारे, अब इतने सारे उसमें क्वेश्चन है, किसको किसको छोड़ें किसको याद करें। लेकिन हम लोग प्रीवियस 5 सालों को टारगेट करते हुए चलेंगे ताकि हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर बने। ठीक है, तो ये अपना टारगेट है और इसी को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए अब देखो आज भी हमारा है आधुनिक आवर्त सारणी, और इसी के साथ हमारा जो तत्वों का वर्गीकरण वाला जो चैप्टर है जो 5 नंबर का है, तो वो हमारा आज कवर हो जाएगा। कितना, आज ये कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा चैप्टर एक कठोर जल। ठीक है, मृदु और कठोर जल वाला चैप्टर। ठीक है, उसके बाद फिर यही अपने कंटिन्यू हो जाएंगे उर्वरक से। ठीक है, चलो बाकी के जो भी चीजें आपको पीडीएफ फॉर्म में सहयोग बैच में मिल चुकी हैं उनको आप तैयार रखें, प्रिपेयर रखें। मेरा टारगेट यही है कि आपका 30 नवंबर से पहले पहले आपका सिलेबस मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर हो जाए, मात्र 2-3 बस लेक्चर बचे बस। ठीक है, वरना आपका सभी चीजें, केमिस्ट्री का तो नहीं होगा, केमिस्ट्री को छोड़कर बाकी कवर हो जाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री का नहीं होगा क्योंकि केमिस्ट्री धीरे धीरे चलेगी और देर तक चलेगी। ठीक है, केमिस्ट्री को छोड़कर बाकी आपके कवर हो जाएंगे। ओके, तो ये चीज है क्योंकि आगे हमें आपसे प्रैक्टिस करवानी है, लिखवाना है, लिखवाने वाला काम भी करवाना है ना, इसीलिए। ठीक है, तो थम्स अप कर दो, जल्दी से शुरुआत करें। बताओ ये चीजें क्लियर हुई आपको, सभी बताओ ये चीजें क्लियर हो गई आपको। हाँ, हिंदी, बिल्कुल हिंदी, हिंदी आएगी, परेशान ना हो सुमित कुमार जी, हिंदी आपकी आएगी। पशुपालन के खत्म होते ही हिंदी आएगी। पशुपालन का भी आपका टारगेट सब हो चुका है, नोट्स आपके बन चुके हैं। ठीक है, नोट्स आपके बन चुके हैं, लगभग 15, 16, 17 तारीख तक आपकी पशुपालन खत्म हो जाएगी। इस बार संडे को भी छुट्टी नहीं होगी आपकी, कोई छुट्टी नहीं करेंगे हम, कोई भी छुट्टी नहीं करेंगे, लगातार हम सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी, अब हम देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी जो थी, सबसे पहले कौन कौन सी आवर्त सारणी आप पढ़ चुके हो, तो मोजले की पढ़ चुके हो आप। ठीक है, मोजले की पढ़ चुके हो, मंडलीफ वाली पढ़ चुके हो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, बाकी त्रिक नियम वगैरह ये सब आपने पढ़े होंगे। ठीक है, चलो आप समझो, 1913 हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। ठीक है, देखो ध्यान से समझना यहाँ पर, जो हमने पहले पढ़ी थी कौन सी, मंडलीप की आवर्त सारणी पढ़ी थी। ठीक है, मंडलीप की आवर्त सारणी हमने पढ़ी थी, और उन्होंने कुछ चीजें उसमें गलत थी, कुछ चीजें मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें सही थी। जब मंडलीप साहब ने उसका वर्गीकरण किया था सारणी का, तब जाके तत्वों का, उसमें क्या था, उसमें बहुत सारी चीजें सही थी लेकिन कुछ चीजें जो थी गड़बड़ थी, मात्र कुछ चीजें। इसी कारण जब मोजले साहब आए तो मोजले साहब ने कहा कि भैया हमें अपना नाम नहीं चाहिए, जैसे कि मंडलीप सारणी बोलते हैं, मंडलीप एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर सारणी पड़ी है क्या, मंडलीप की आवर्त सारणी। तो इसी बाद में आए कौन, हेनरी मोजले। मोजले साहब ने कहा कि सर आपका मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए क्योंकि आपने मुझसे ज्यादा मेहनत किया है। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें आप इसमें अगर सुधार देंगे तो ये सारणी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये मोजले साहब ने इसकी खोज की थी, किसकी, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई है, तो हम कहेंगे मोजले के द्वारा दी गई है। लेकिन यहाँ पर मोजले शब्द नहीं आता है, इसलिए क्योंकि वो उनके सीनियर थे, उनको मतलब कि रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने कहा कि सिर्फ आप इसका, मैं अपना नाम नहीं जोड़ूंगा इस सारणी के साथ, बस आप ये है इसका नाम कर थोड़ा सा चेंज करिए और इसको आधुनिक आवर्त सारणी दे दिया जाए नाम। ठीक है, तो जो हमारी मंडलीप की आवर्त सारणी थी उसी का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है और उसे नाम दिया गया कौन सा, आधुनिक आवर्त सारणी का नाम दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से नाम दिया गया। अब इसमें होता क्या है समझते हैं हम लोग, तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना। तत्वों के गुण धर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है। मंडलीक ने कहा था कि जो तत्वों का गुणधर्म होता है वो परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है, मंडलीक ने ये कहा था। लेकिन मुजले साहब ने कहा सर अगर इसमें थोड़ा सा सुधार कर दें, क्या सुधार कर दे, आप ये कह दे कि तत्वों का गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है, तो यह आवर्त सारणी सही हो जाएगी। और इसका मुझे क्रेडिट भी नहीं चाहिए, और इसका आप नाम कर दीजिए आधुनिक आवर्त सारणी, ताकि नाम आपका ही चले। चलिए ठीक है, आ गई बात समझ में। तो आधुनिक आवर्त सारणी की अगर 2 नंबर में डिफिनीशन आ जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या है, तो वहां सिद्धांत में क्या लिखोगे कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त या फिर आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, ये आपको वहां पर लिख देना है। ओके चलिए, हाँ एमके जी 3 दिन ऑर्गेनिक 3 दिन इनऑर्गेनिक का कोई मतलब नहीं बचा है, क्योंकि आपकी जो कार्बनिक रसायन है, जो अकार्बनिक रसायन है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम खत्म होने वाली है। ठीक है, तो इसमें कोई वो नहीं है कि एक दिन हम कार्बनिक पढ़ाएं एक दिन अकार्बनिक पढ़ाएं, 3 दिन कोई मतलब इसका नहीं है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि आपके पास कार्बनिक में सॉरी अकार्बनिक में सिर्फ ये टॉपिक बचे हैं, 1 2 3 4 टॉपिक है, एक टॉपिक इसमें और है, बस ये खत्म हो जाएगी। तो हम सीक्वेंस वाइज करते हैं, क्या दिक्कत है। ये खत्म होने के बाद आपका ये बचेगा सिर्फ 15 नंबर का, ये जो आता है ना कार्बनिक रसायन, ये आपका 15 नंबर का आता है पूरा। ठीक है, सिर्फ 15 नंबर का बचेगा, इसे हम कवर करेंगे आराम से। ठीक है, दिसंबर माह में बहुत धीरे धीरे चलेंगे, तब आपका दिसंबर माह में तब भी खत्म हो जाएगा। बहुत स्लो चलेंगे तब, अगर जल्दी चलेंगे आराम नॉर्मल तरीके से अगर भी चलेंगे तो भी हमारा जो है 10 नवंबर तक खत्म, 10-15 नवंबर तक खत्म हो, सॉरी 10-15 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, 10-15 दिसंबर तक खत्म हो सकता है। ओके चलो, अब देखो नेक्स्ट, अब क्या आता है भैया, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं। तो आप लोगों ने जो भी इसमें प्रेजेंट टाइम में आवर्त सारणी आप लोगों ने देखा है अपने स्कूल में अपने कॉलेज में, जो भी आवर्त सारणी आपने देखी होंगी, क्या आवर्त सारणी जो भी आपने देखा होगा, ठीक है, जो भी आपने आवर्त सारणियां देखी हैं उनको हम दिखाते हैं थोड़ा सा आपको आवर्त सारणी। ठीक है, ये जो आप आवर्त सारणी यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये वाली है आवर्त सारणी, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। कैसी है, ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है। और इस आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो सभी का जो है परमाणु क्रमांक, जैसे कि हाइड्रोजन है, फिर हीलियम इधर है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये सभी चीजें, ये सभी एक सीक्वेंस में है। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस में सभी, हीलियम हाइड्रोजन यहाँ था, हीलियम यहाँ पर है, फिर लिथियम यहाँ, बेरिलियम यहाँ, बोरान यहाँ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसी तरीके से। तो ये क्या है, ये हमारी मॉडर्न आवर्त सारणी है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है वही हम लोग आज प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए, वही बात मैं पूछ ले, आप जो आवर्त सारणी पढ़ते हो वो कौन सी आवर्त सारणी है, किसकी आवर्त सारणी है, तो बताओगे भैया आधुनिक आवर्त सारणी हम लोग पढ़ते हैं, जो कि परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होती है, यानी परमाणु क्रमांक के हिसाब से इसमें तत्वों को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चलो अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या हैं। तो भैया विशेषताओं की जब बात आएगी, जब कभी भी विशेषताओं की बात आए तो क्या बताओगे, तो सबसे पहले आप बताओगे इसमें, क्या बताओगे भैया कि इसमें 18 ऊर्ध्व स्तंभ, 18 ऊर्ध्व स्तंभ या फिर ऊर्ध्व स्तंभ यानी कि समूह होते हैं, कितने, 18 होते हैं। ये क्या होते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कैसे। देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर बना रहा हूँ आवर्त सारणी को, इस प्रकार से थोड़ा सा मैं आपकी आवर्त सारणी को यहाँ पर डिजाइन कर रहा हूँ इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बस। कुल मिला के ऐसे, अब जो ये सीधे सीधे जो है ना, सीधे सीधे, ये जो सीधे सीधे है ना, सीधे सीधे, ये जो सीधे सीधे आपको खींचे हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर 1 2 इसी प्रकार से 3 4 करके ऐसे प्रकार से यहाँ तक 18 आ जाएंगे, कितने, 18 आ जाएंगे। जो सीधे सीधे, जिसे हम कॉलम कह सकते हैं या समूह कह सकते हैं, क्या इन्हें हम कह सकते हैं, कॉलम यानी कि स्तंभ कह सकते हैं।
ठीक है, कॉलम का मतलब स्तंभ होता है या इतनी को समूह कहते हैं। तो 18 ऊर्ध्व यानी कि सीधे सीधे जो होते हैं उनको हम कहते हैं आवर जो समूह। ठीक है, तो इसमें कितने 18 ऊर्ध्व समूह होते हैं, कितने 18 होते हैं। ठीक है, अभी आपको दिखा दूंगा। 7 इसमें 36 पंक्तियां होती हैं, कितनी 7 जो होती है 36 पंक्तियां होती है। कैसी पंक्तियां, इस तरीके से, ऐसी ऐसी, इस प्रकार से 7 होती हैं। 36 जो होती 36 ये हमारी कितनी होती हैं, ये 7 होती हैं। कितनी 7 जो है पंक्तियां होती हैं या फिर इनको हम आवर्त कहते हैं। तो आवर्त कितने होते हैं, आवर्त सारणी में 7, आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह पाए जाते हैं। तो आवर्त बता दोगे भैया 7 होते हैं जो कि हमारे क्षैतिज होते हैं, जो ऊर्ध्व होते हैं उन्हें हम समूह या स्तंभ कहते हैं, जो कि 18 पाए जाते हैं। कितने 18 होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं। कैसे भैया, सबसे इधर यहाँ पर कौन होता है, हाइड्रोजन आता है, यहाँ पर हीलियम आता है। तो जो पहला हमारा आवर्त आएगा ये क्षैतिज वाला ना, पहला जो क्षैतिज आवर्त आएगा उसमें केवल और केवल 2 तत्व होते हैं, एक तो हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। ठीक है, तो पहले आवर्त में मात्र 2 तत्व होते हैं, दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। कितने 8 तत्व होते हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, परेशान अब अभी ध्यान से सुने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। किसमें, चौथे और पांचवें आवर्त में 18 तत्व होते हैं। नेक्स्ट है छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व पाए जाते हैं। छठे और सातवें आवर्त में 32 तत्व पाए जाते हैं। 7 नंबर में यानी कि आपको देखना है क्या, किसी भी विशिष्ट समूह के तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। समझना यहाँ पर इसका मतलब क्या है, किसी भी विशिष्ट समूह के तत्व, मान लो किसी एक विशेष समूह के तत्व हैं के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या वगैरह जो है वो इनकी समान दिखाई देगी आपको। कैसे, इसका एग्जांपल समझो, जैसे कि F क्या है भैया, F यानी कि फ्लोरीन, क्या है F यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन व ब्रोमीन एक ही समूह के सदस्य हैं। इसके एक ही समूह के सदस्य होते हैं, यानी कि समूह नंबर 17 के सदस्य हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये हाइड्रोजन होते ना, कल फिर बाहर आई, मैंने आपको बताया था ना, वो कल फिर बाहर आई। ये क्या है, ये हाइड्रोजन सदस्य है ना, तो समूह नंबर 17 जो कि हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, समूह नंबर 17 के सदस्य हैं, वह इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। 7 होती, कितनी 7 होती है। जैसे कि इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, तो 9 अगर होता है तो इसको जोड़ो, यहाँ पर क्या आएगा, इसका फ्लोरीन का कितना होता है, 9 परमाणु क्रमांक होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा 2 और 7, यही आएगा। उसके बाद क्लोरीन का अगर देखो क्या आएगा, क्लोरीन कितना होता है 17 होता है, इसको करो कितना आएगा 2 8, लास्ट में 7 आएगा। ठीक है, लास्ट में कितने आएंगे 7 आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके आगे क्या है, ब्रोमीन आपका Br कितने पे आता है, बताओ जल्दी से, Br कितने पर आता है भैया, Br कितने पे आएगा, तो 35 पे आएगा। कितना 35 इसका परमाणु क्रमांक होता है। उसमें भी आप करोगे तो इसी प्रकार से आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है इनकी जो संयोजकता यानी लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता होती है ना, तो ये हमारी 7 या फिर लास्ट में 7 जो है इलेक्ट्रॉन बचते हैं। सेम केस दिखेगा, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ये इस लाइन का मतलब है। थम्स अप कर दो अगर इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया है, जल्दी से, अगर इस लाइन का मतलब आपको समझ में आया है जल्दी से थम्स अप कर दो। चलो बहुत बढ़िया, हमें तो आपके कमेंट दिख ही नहीं रहे थे, आप तो बहुत सारे कमेंट कर दिए हो यार। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ेगी। देखो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहने का है भैया, सबसे ऊपर हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन है, इसके नीचे आएगा कोई, इसके नीचे कोई आएगा, इसके नीचे भी कोई आएगा। जैसे ये पहला समूह है, इस पहले समूह में यहाँ पर कोई जो है तत्व होगा, उसके नीचे कोई तत्व होगा, इसके बाद यहाँ पर कोई तत्व होगा।
जैसे जैसे हम इस समूह में नीचे उतरेंगे, यानी कि सीढ़ी लगी है, सीढ़ी लगी हुई है, और सीढ़ी में अब जैसे जैसे नीचे उतरेंगे वैसे वैसे उनकी कोषों की संख्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि उनकी परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों का वितरण जब करेंगे तो कोषों की संख्या हमारी बढ़ेगी। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? ये लाइन का मतलब क्या है? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? कि भैया हमें पता है ना, नंबर 1 परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस प्रकार से नीचे तक आएंगे हम, तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा हो जाएगा। परमाणु क्रमांक ज्यादा हो जाएगा। जब परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा, जब उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तब उसके कोषों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा आएगी। समझ में आई बात? समझ गए ना? चलो चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो यहां पर, हाँ कोसों का मतलब, कोसों का मतलब भैया है, आपने शायद जाना नहीं, कोसों का मतलब क्या होता है? कोस नहीं पता है आपको? देखो जैसे ये सोडियम है, क्या ये सोडियम होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भार 23 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसा आएगा? अगर एक पता है आपको, इसके अंदर नाभिक, नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, पता है आपको? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चक्कर लगाता है चक्कर की नहीं लगाता है? अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करें तो कितना आएगा? 2 8 1 आएगा, 2 8 1 आएगा। यानी कि पहली कक्षा में कितने आएंगे इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। दूसरी कक्षा में कितने आएंगे? 8 आएंगे। दूसरी कक्षा में 8 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक 8 यहां बना दिए मैं, ठीक है, बना दिए। तो यहां पर कोषों की संख्या, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, यही क्या है? ये हमारे कोष हैं। क्या है? यही हमारे कोष होते हैं। तो वही बोला है कि जैसे जैसे हम समूह में नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे इनका घेरा जो है बढ़ता जाएगा। आ गई बात समझ में विवेक सिंह? विवेक सिंह जी, आ गई बात समझ में? चलो अब देखो नेक्स्ट क्या है। किसी आवर्त में बाएं से दाहिने, बाएं से दाहिने, बाएं आपको पता है? अगर आपको बाएं नहीं पता है तो आप ध्यान सुनिए। अगर आप सुबह जल्दी प्रेयर में अपने स्कूल पहुंचते हैं तो जब सावधान विश्राम कराया जाता है, जब विश्राम कराया जाता है तब जो पैर बाहर निकालते हो वो आपका बायां पैर होता है। कौन सा पैर होता है? बायां पैर। विश्राम करने पर बायां पैर बाहर निकाला जाता है, तो ये समझ गए कि उस साइड का हमारा बाया होता है। ओके चलो, बाएं से दाहिनी ओर, तो बाएं से दाहिनी ओर जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या में इकाई वृद्धि होती है। कितनी? संयोजकता में इकाई वृद्धि होती है, यानी कि उसकी जो संयोजकता है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। हाँ बाएं मतलब लेफ्ट, दाएं मतलब राइट। ओके हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे कि लिथियम है, बाएं साइड में लिथियम, लिथियम देखो ये क्या है? ये हमारा लिथियम है। लिथियम के बाद क्या आता है? लिथ आपको पता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो हम कैसे जा रहे हैं? ये बाएं साइड में होता है, ये बाएं साइड में आएगा ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। हम कहा जा रहे हैं? हम बाएं से दाएं तरफ जा रहे हैं। जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो इनकी जो संयोजकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि उनकी संयोजकता में वृद्धि होती जाती है। यहाँ पर एक संयोजकता थी, यहाँ पर 2 आई, यहाँ पर 3 आई, यहाँ पर 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। देखो दाएं बाएं में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? बस आप अगर सुबह डेली स्कूल के टाइम यानी जो प्रेयर होती है ना, तो प्रेयर में अगर डेली आप जाते हो स्कूल, ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या है, कुछ बच्चे प्रेयर के टाइम पर भाई मटर गश्ती करते हैं। क्या? मटर गश्ती करते हैं। उन्हें पता चल गया कि प्रेयर हो रही है तो थोड़ा और स्लो चलेंगे, अरे प्रेयर हो जाए तब पहुंचेंगे वहां पर। क्या? तब वहां पर पहुंचेंगे। ये सब करते रहते हैं। और आप ध्यान से देखें तो विश्राम सावधान, उसी में आप सीख जाओगे कि आपका बायां पैर निकलेगा या दायां पैर। जब बायां पैर निकलता है ये ध्यान रखना, जब विश्राम बोलते हैं तो बायां पैर निकाला जाता है। बायां पैर, जैसे मैं इस साइड बैठा हूं, ऐसे में बैठा हूं, ध्यान से देखिएगा, हम ऐसे बैठे हैं, ठीक है, तो हमारा ये वाला जो है ना ये बायां है, और ये वाला जो है ना ये दायां है। ठीक है, ये हमारा दायां है। हाँ अजय यादव जी, पीडीएफ की बात करें तो
पीडीएफ के लिए मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी। आपको अगर वीडियो नहीं भेजी है तो आप प्लीज हमें व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। उस वीडियो को देखकर आप आसानी से देख लेना, ठीक है। तो पीडीएफ वो वीडियो मैं आपको भेजूंगा, उससे आप देख लेना। विवेक सिंह जी बताएं क्या मैंने गलत बोल दिया भाई, क्या मैंने गलत बोल दिया? मैंने यही तो बोला है, जैसे मैं ऐसा बैठा हुआ हूं, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा बायां है, ये हमारा बायां है, ये हमारा दायां है, ठीक है। जब विश्राम बोलते हैं स्कूल में तो बायां पैर बाहर निकाला जाता है, तो बायां पैर बायां हाथ एक ही तो बात है, ठीक है। आई बात समझ में? तो दाया बाया में कंफ्यूज नहीं होना है, दाया बाया में कंफ्यूज नहीं होना है। चलो, आपका राइट दाया, अरे भाई मैं भी तो वही बता रहा हूँ विवेक सिंह जी, मैं भी देखो, तुम अंग्रेजी में बता रहे हो, बात मैं भी समझा रहा हूँ, पहले मैं हिंदी में समझा रहा हूँ कि हिंदी में तुम समझ जाओ, उसके बाद तो अंग्रेजी सीख ही जाओगे, ठीक है। दाएं को तो राइट कहते हैं उसको, ठीक है। चलो, अब देखो, ये बात समझ में आई। अब हम इसका प्रैक्टिकली आपको दिखा देते हैं कैसे कैसे आप देखोगे। अब इसका मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ, जो अभी तक मैंने आपको करवाया है ना, इसको मैं प्रैक्टिकली दिखा दूं आपको पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में आपको प्रैक्टिकली दिखा दूं कहां पर क्या चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बस समय दें आप हमें, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। चलो, टोटल इतना ही जूम आउट हो सकता है, आप देखिए यहां से। अब मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था भैया कि 18 इसमें ऊर्ध्व समूह होते हैं या फिर स्तंभ होते हैं। कौन कौन से, देखना ध्यान से, यहां पर देखो ध्यान से, ये हमारा पहला है, ये हमारा पहला समूह, समूह या फिर ग्रुप कहते हैं ना अंग्रेजी में, समूह को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो ये एक देखो, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठा है, आठवां, नौवां और ये 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। तो कितने हैं, गिनना कितने हैं, 18। टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 जो होते हैं हमारे, 18 समूह या फिर हमने ग्रुप कहे या फिर स्तंभ कहे, जो कि ऊर्ध्वाधर होते हैं, खड़े। ये कैसे, ये खड़े, देखो जैसे पेन रखा है, ये खड़े हुए हैं, इस प्रकार के 18 होते हैं। दूसरी लाइन मैंने आपको बताई थी 7 क्षैतिज, 7 जो होते हैं वो क्षैतिज क्या होते हैं, क्षैतिज आवर्त होते हैं, क्या आवर्त होते हैं, आवर्त होते हैं। तो इन आवर्तों को दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हाँ ठीक है, दिख रहा होगा। पहला आपको आवर्त दिखाऊं, ये देखो, ये पहला आवर्त है, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है। देखो ऐसे ध्यान से देखना, ये पहला आवर्त है क्षैतिज, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है, ये पांचवा आवर्त है, ये छठवां आवर्त है, ये सातवां आवर्त है, ये सातवां आवर्त है। दिख गए आवर्त, सातों के साथ आपको आवर्त दिखे ना बाबू, सही बता रहा हूं, ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं बेहतर तरीके से कि आपको समझ में आ जाए चीजें, बिल्कुल एक एक चीज बारीकी से। तो ये आप समझ में आई बात कि आपका ये आवर्त है, आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। तो टोटल कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त। कितने, टोटल 7 आवर्त होते हैं। 18 जो है इसमें समूह पाए जाते हैं, 18 समूह 7 आवर्त, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट, जो बोला था मैंने कि पहले आवर्त में, जो हमारा पहला आवर्त होता है उसमें मात्र 2 तत्व होते हैं, ठीक है, मात्र 2 तत्व होते हैं पहले आवर्त में। तो दिखाऊं आपको पहले आवर्त में, देखो ये जो हमारा है ना पहला आवर्त, अगर इसको हम सीधा ले जाए ऐसे, अगर इसको हम सीधा लेकर ऐसे जाए तो हमारा यहाँ पर आएगा ना ये हीलियम, देखो ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। तो अगर इसमें उसको स्केल से दिखाऊं, ये देखो, अब देखो इसको, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये आपको ए पहले आवर्त में कौन कौन से, हाइड्रोजन है, हीलियम है, 2 ही तत्व है ना। पहले आवर्त में मात्र 2 ही तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। पहले आवर्त में मात्र 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं।
नेक्स्ट मैंने आपको बताया था भैया दूसरे और तीसरे आवर्त में, दूसरे और तीसरे आवर्त में 6 होते हैं, कितने, सॉरी 8 होते हैं, कितने, 8 तत्व होते हैं। कैसे, देखो दूसरा आवर्त आपको दिख रहा होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने, 8। किसमें किसमें, दूसरे और तीसरे में मैंने बताया थे आपको 8 तत्व होते हैं, कितने, 8 तत्व होते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि 4 और 5, 4 और 5 में आपके तत्व कितने पाए जाते हैं, 32 तत्व होते हैं, कितने, 18 या 32, बताओ, 18 बताया था कि 32, गिन लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम लोग गिन लेते हैं 18 आएंगे कि 32 आएंगे, मुझे क्या पता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने भैया, 18 तत्व हैं। हाँ बिल्कुल बढ़िया, अगर आपके सामने लगा है पीरियोडिक टेबल, बहुत अच्छी चीज है, आप बस अपना जो है वीडियो को सुने और उसको टेबल को देखें, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखो, तो भैया तीसरे, सॉरी चौथे और पांचवें, चौथे और पांचवें में कितने, 18 तत्व होते हैं, कितने, 18 तत्व होते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था जो हमारा छठवां और सातवां होता है, जो छठवां और सातवां होता है, इसमें टोटल कितने होते हैं, इसमें 32 होते हैं, कितने, 32 होते हैं। तो भैया कैसे 32 होते हैं इसको समझेंगे हम, यहां पर समझना, यहां पर समझने की बात है, थोड़ी सी यहां पर समझने वाली बात आपको समझनी पड़ेगी कि हमारा छठा सातवां है, इसमें 32 तत्व होते हैं। तो पहले हम गिन लेते हैं कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो 18 निकले, तो 18 और कहां से आएंगे, ठीक है, जो बाकी के कहां से आएंगे, बाकी के आपके 14 जो है कहां से आएंगे बताओ, बाकी के 14 कहां से आएंगे, बाकी के 14 जो है वो कहां से आएंगे, अभी तो इसमें भाई मैंने गिने कितने, 18 निकले हैं छठे या सातवें में, लेकिन लिखाया मैंने कितने हैं, 32, तो ये 14 कहां से आएंगे, तो भैया वो 14 कहां से आएंगे, ये देखो ये नीचे हैं, नीचे लिखे हुए ना, ये जो है ना, ये देखो ये स्टार पहला, ये पहला स्टार बना हुआ है, और ये यहाँ पर पहला स्टार बना हुआ है, यहाँ पर इनको बीच में रखा गया है भाई, पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब ना करते हुए इसके बीच में रखा गया है। हम ये कह सकते हैं इनको उठाकर इसके ऊपर ऐसे सीधे, इसके ऊपर ऐसे हम सीधे कर सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम सीधे ऐसे रख सकते हैं, इस प्रकार से इसके ऊपर सीधे रख दें, ऐसे इसके ऊपर ऐसे सीधा रख दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 18 तो इसमें थे, फिर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, कितने आए, 32। तो इस प्रकार से तुम्हारा छठे सातवें में 32 तत्व देखने को मिलते हैं, कितने, 32 तत्व देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ ये चीज। अब बात करें जो हमने नेक्स्ट बताया था आपको एक पॉइंट की भैया, जो भी किसी विशिष्ट समूह के, किसी विशिष्ट समूह के जो तत्व या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता होती है वो समान आती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये समूह कौन सा है, ये समूह देखा जाए तो ये हमारा 17 नंबर समूह, कितना, 17 नंबर समूह है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का, ठीक है, किसका है, ये हमारा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का, इसमें इसका मैंने एग्जांपल दिया 17 वर्ग का, ठीक है। चलो बिल्कुल लोडो की गिट्टी की तरह रखते ऊपर, बिल्कुल सही। चलो ठीक है, बाकी एक मैंने आपको एक और पॉइंट बताया था, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, जैसे अगर यहीं पर बात करें हम, अगर हम इसमें नीचे आए, यहाँ पर ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं धीरे धीरे, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिल, सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सेसेनियम है, ठीक है, ये फ्रांसियम है, ये सभी जैसे हम नीचे आएंगे तो इनके कोषों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, इसलिए इनके कोषों की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। चलो ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बात समझ में, जितना मैंने आपको बताया था वो सारी चीजें क्लियर हुई आपकी, जितनी चीजें मैंने आपको बताई थी वो सारी चीजें क्लियर हो गई। अब चले पीरियोडिक टेबल आप समझ गए, पीरियोडिक टेबल आपको समझ में आ गई, पीरियोडिक टेबल में क्या क्या होता है, आवर्त क्या होता है इसका, ठीक है, ये सब चीजें समझ में आ गई आपको। और अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए एफ ब्लॉक क्या है, तो भैया एफ ब्लॉक को ये तत्व, ये जो तत्व है ना, ये सभी तत्व हमारे एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो है ये वाले,
ये वाले सभी हमारे डी ब्लॉक के तत्व आते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारे पी ब्लॉक के तत्व यहाँ से आते हैं, ये हमारे पी ब्लॉक के तत्व हैं, ये हमारे एस ब्लॉक के तत्व हैं, ये वाले एस ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है, बाकी ब्लॉक वगैरह आपके में नहीं है। ठीक है, ये आपके में नहीं है इतना ज्यादा डिटेल में। चलो भैया, अब हम लोग देख लेते हैं इसके आगे। इसके आगे की चीजें हम लोग देखते हैं कि इसकी सारणी जो थी, इसमें इसकी प्रवृत्ति कैसी है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, इसको हम समझते हैं पहले। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है, इसे समझते हैं अच्छी तरीके से हम लोग। क्या, देखो, आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं में दाएं से, ये क्या है, आवर्त में बाएं, ये 2 बार लिख गया इसमें, इसमें क्या लिख गया, 2 बार लिख गया, इसमें 2 बार लिख दिया मैंने। ठीक है, इसीलिए कंफ्यूजन हो रही है। देखो, आवर्त में बाएं से, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ऐसे लिखा जाएगा, ये कट जाओ, ये जो इसमें काटना पड़ेगा, ये आपको काटना पड़ेगा। ठीक है, ये गलत लिख गया। चलो, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें समझना है, इसमें समझना है भैया ध्यान से। इसमें क्या समझना है आपको, तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, जब आवर्त में हम बाएं से दाएं चलेंगे, तो ये थोड़ा सा आपको बता दूं एक बार फिर से कि बाएं से दाएं क्या है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे शायद कंफ्यूज हो जाएं। बाएं से दाएं का मतलब है कि इस साइड से, जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ पर पोटेशियम है, ये बाएं साइड में। अब यहाँ से जाएंगे दाएं, दाएं यानी इस तरफ जाएंगे हम, तो पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो हम किधर जा रहे हैं, हम बाएं की तरफ से दाएं जा रहे हैं। ठीक है, तो बाएं से हम दाएं जा रहे हैं, यानी कि पोटेशियम से हम जब इस तरफ बढ़ेंगे ऐसे से, तो हम दाएं तरफ जाएंगे। ओके, आ गई बात समझ में। तो ये क्या है, बाएं से दाएं। जब हम आवर्त इस पीरियोडिक टेबल में इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तब क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें, इसमें क्या होता है, परमाणुओं का आकार घटता है, परमाणुओं का आकार जो है वो घटता है, परमाणुओं का आकार जो है वो घटता है। नेक्स्ट है आयनन विभव बढ़ता है, आयनन जो विभव होता है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी, बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, आपको याद ही करने पड़ेंगे, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी डायरेक्ट। ठीक है, ये आपको याद ही करनी पड़ेंगी, बस ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन आएगा कि जैसे पूछ लेगा कि जब हम बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो निम्न में से क्या, किस पर क्या बदलता है, क्या बदलता है, या फिर ऐसे करके कुछ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है धात्विक गुण घटता है, ऑक्साइड का क्षारकीय लक्षण घटता है, धात्विक गुण घटता है, ऑक्साइड का क्षारकीय लक्षण घटता है। नेक्स्ट है आपका, एक उपवर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, एक उपवर्ग में, एक उपवर्ग में ऊपर से नीचे, यानी कि इसका मतलब है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, जो हमारा जो समूह होता है उस समूह में ऊपर से अगर हम नीचे आते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे, यानी जैसे कि यहाँ पर देखें हम, जैसे कि ये क्या है, ये बोरान है, बोरान के नीचे, जिसे बोरान है, तो इस बोरान से हम नीचे आते हैं, इस बोरान से अगर हम नीचे आ रहे हैं तो इसकी उपवर्ग, ये पहला वर्ग, दूसरा उपवर्ग, तो हम जैसे से नीचे आते जाते हैं वैसे से क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताया गया है, वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर परमाणुओं का आकार जो होगा वो बढ़ेगा, आकार क्या होगा, आकार बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आयनन विभव घटता है, आयनन विभव जो है यहाँ पर घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता घटती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। ठीक है, नेक्स्ट है धात्विक गुण बढ़ता है, यानी धातु वाला जो गुण है ना वो बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा।
ये देखो, ये डायग्राम मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन किया है ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए थोड़ा सा। आकार यानी कक्षा बढ़ेगी, आकार मैंने कक्षा ही बढ़ेगी, ठीक, कोस वही। हाँ ठीक है, अब आ गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो, ठीक है। अब देखो, यहां पर देखो, ये हमारी क्या है, ये आवर्त सारणी है, क्या, ये आवर्त सारणी है, ये आवर्त सारणी है, ठीक है। इस तरह धातुएं होती हैं, इस तरफ हमारी अधातुएं होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे हम इधर जाएंगे, जैसे जैसे हम बाएं से दाएं, ये क्या है, ये हमारा बायां है, ये थोड़ा सा और मुझे जूम करना पड़ेगा, ये मुझे थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ में आए। क्या यार, अब देखो, अब सही आएगा। ये बायां साइड है, ये दायां साइड है, ये बायां है, ये दायां है, ये डमी आपको बना लेना है, ये बायां है, ये दायां है। जैसे जैसे हम इस तरफ से बाएं से दाएं तरफ जाएंगे तो धात्विक गुण घटेगा, परमाणु साइज घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। और जैसे 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 हम ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ेगा, परमाणु साइज घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता घटेगी, आयनन विभव घटेगा, यहाँ पर आयनन विभव बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब एरो लगाकर आप बना सकते हैं, एरो लगाकर आप बना सकते हैं और याद कर सकते हैं इसे, एरो लगाकर आप तैयार कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। कि एरो लगा दें इस तरफ और हम जब बाएं से दाएं जा रहे हैं तो हमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जैसे कि ऊपर से जैसे हम नीचे आते हैं तब उनका प्रभाव क्या देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। नोट में कुछ चीजें आपको याद रखनी है, नोट में कुछ चीजें आपको याद रखनी है, हो सकता है 1-2 नंबर में पूछ लिया जाए। जैसे कि वर्गदर्शी तत्व क्या होते हैं, वर्गदर्शी तत्व क्या होते हैं, वर्गदर्शी तत्व किसे कहते हैं, वर्गदर्शी तत्व किसे कहते हैं, तो दूसरे लघु आवर्त के तत्व जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम आदि अपने अपने वर्ग के मॉडल उदाहरण हैं और इन्हें वर्गदर्शी तत्व कहते हैं। इन्हें प्रारूपी तत्व के रूप में भी जाना जाता है। जो प्रारूपी तत्व होते हैं इन्हीं को हम वर्गदर्शी तत्व भी कहते हैं। ये एक्चुअली में होते क्या है, जैसे कि जो हमारा सोडियम, जो दूसरा जो हमारा होता है ना तीसरा आवर्त, उसमें क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, ये है, ये सभी क्या है, ये अपने अपने वर्ग के, जिस वर्ग में ये आते हैं उस वर्ग के मॉडल उदाहरण होते हैं। यानी कि इनका अगर इनका स्टडी आप कर लेते हो तो बाकियों के बारे में बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए इनको हम प्रारूपी तत्व मानते हैं। क्या, प्रारूपी तत्व मानते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि प्रारूपी तत्व क्या होते हैं, तो आपको बस यही डिफिनेशन लिखनी है, ये एग्जाम्पल लिख देने आपके, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध क्या होता है, विकर्ण संबंध क्या होता है, यह पूछा जा सकता है आपसे। तो आवर्त सारणी में विकर्ण की दिशा, विकर्ण की दिशा एक दूसरे से थोड़ा मिलते जुलते तत्व दिखाई देते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है जो हमारा दूसरा आवर्त होता है ये किस आवर्त में है, ये हमारे दूसरे आवर्त में होते हैं। ये लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैं इसको नोट डाउन कर दे रहा हूं, एक बार नोट डाउन कर दे रहा हूं यहाँ पर, सेकेंड आवर्त, सेकेंड आवर्त, और ये हमारे सोडियम वगैरह होते हैं तीसरे आवर्त में, किसने, तीसरे, थर्ड आवर्त, थर्ड आवर्त। ये तत्व ऐसे होते हैं कि देखो इसमें जब हमारा दूसरे आवर्त के तत्व जब तीसरे आवर्त के साथ एक विकर्ण संबंध में सिमिलैरिटी यानी मिलते जुलते दिखाई देते हैं। कैसे, मिलते जुलते दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर लिथियम है वो मैग्नीशियम के साथ मिलता जुलता दिखाई देगा, इनके जो गुण होते हैं, इनके जो गुण होते हैं वो काफी मिलते जुलते होते हैं, इसलिए इनको हम बोल देते हैं विकर्ण संबंध है। क्योंकि लिथियम होता है दूसरे आवर्त में और मैग्नीशियम होता है तीसरे आवर्त में, अगर तिरछा ऐसे करें तो बिल्कुल विकर्ण बन जाता है। क्या, विकर्ण बन जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं विकर्ण संबंध। विकर्ण संबंध किनके किनके बीच में होता है, तो ये हमारा सेकेंड आवर्त और तीसरे आवर्त के तत्वों के बीच में होता है, जैसे कि लिथियम का मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ, बोरान का सिलिकॉन के साथ।
बोरान का, ठीक है। हाँ, अब से आपने क्वेश्चन किया है कि देखो ये मैं बहुत पुरानी एक वीडियो हमारी थी, उसमें मैंने इसको करवाया था बहुत पहले मैं इसको करवाया था, बहुत पहले, ठीक है। पुरानी वीडियो हो सकता है आपने देख ली हो इसलिए आपको लग रहा हो, लेकिन मैं इसको नए सिरे से कराया हूँ। हाँ, एक बच्चे ने पूछा है कि सर अगर मोजले की या फिर आधुनिक आवर्त सारणी आ जाएगी तो हम कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे। तो भैया आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना है तो मैं आपको बता दूं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आप आधुनिक आवर्त सारणी का उल्लेख कीजिए, ये आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा। कितने में? 4 नंबर में ही पूछा जाएगा। 250 शब्दों में लगभग लिखना होता है आपको। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस जगह से आप स्टार्ट करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। इस जगह से आप स्टार्ट करेंगे। अगर हो सके तो आपको अगर डिफिनीशन याद हो शुरुआत की, तो आपकी शुरुआत की से तत्व क्या होता है इसकी डिफिनीशन लिख दें, ठीक है। तत्व क्या होता है, साथ में किसने किसने इसका दिया है क्लासिफिकेशन, सबसे पहले उनका नाम भी डाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई कॉपी भरने का तरीका है, वैसे काम तो आपका इतना ही का है, लेकिन कॉपी भरने का भी एक तरीका है कि उसके शुरुआत में कुछ 2-3 डिफिनीशन लगा दें, और किस सबसे पहले किसने दिया था, त्रिक नियम वगैरह ये सब लिख दें। उसके बाद फिर आधुनिक आवर्त सारणी डालें और यहाँ से शुरुआत करें। यहाँ से शुरुआत करते हुए आप यहाँ से ये पूरा लिखें, पूरा सब कुछ है दाएं से बाएं वगैरह ये सब लिखें। इसके बाद आप यहाँ तक आए, ये डमी बना दे, वहां पर ये डमी भी आपको बना देना है, तो आधा पेज आपका ये खा जाएगा आराम से, ठीक है। और इससे समझ में भी आएगा एग्जामिनर को, नंबर भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। और इसी प्रकार से वर्गदर्शी तत्व क्या होते हैं, विकर्ण संबंध क्या होता है, ये सब कुछ आपको लिखना है, ये सब कुछ आपको लिख देना है, ठीक है। ये सब कुछ आपको लिखना है। विकर्ण संबंध आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको जब पूछ लिया कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है तो आपको सब कुछ लिखना है, सब कुछ डिटेल में लिख देना अच्छी तरीके से। बड़े आराम से आपका 250 से 300 क्वेश्चन तक आप निकल जाओगे, ठीक है। प्लस आपका डायग्राम भी हो जाएगा, एक डायग्राम भी आपका हो जाएगा इसी में, ठीक है। आप गिन लेना, इसमें 250 को शब्द जो है बड़े आराम से निकल आएंगे, इससे ज्यादा ही निकलेंगे, कम नहीं निकलेंगे, ठीक है। डायग्राम तो आपका प्लस का है, ठीक है। क्योंकि आपको ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा आप इतनी चीजें याद रखोगे, 1-2 लाइन तो अपनी तरफ से भी जोड़ जाड़ के बना दोगे वहां पर, ठीक है। लेकिन इतनी चीजें आपको मिलकर ये है कि सॉलिड है, इनको नहीं भूलना है, इनको आपको नहीं भूलना है। हाँ देखो भैया, मैं आपको कॉपी लिखना बताऊंगा, आप परेशान ना हो, कॉपी लिखना बताऊंगा और प्री बोर्ड में उसका एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, ठीक है। मैं टारगेट क्या कर रहा हूँ, मैं टारगेट ये कर रहा हूँ कि आपका नवंबर से पहले पहले सिलेबस खत्म कर दें, उसके बाद दिसंबर में आपकी प्रैक्टिस करवा दें। जनवरी या फिर ज्यादातर बच्चों के प्री बोर्ड जो होंगे ना, तो लास्ट दिसंबर या जनवरी में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। जब प्री बोर्ड आप दें तो वहां पर एक्सपेरिमेंट आप करें। एक्सपेरिमेंट जो हम करवाएंगे वो आपको करना है कि कॉपी में कहाँ पर आपको विस्तृत उत्तरी लिखना है, कहाँ पर आपको एमसीक्यू लिखना है, ठीक है। आ गई बात समझ में, क्योंकि हम प्री बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं ताकि प्री बोर्ड में आपकी पकड़ बढ़िया हो जाए, आप लिख ले कई बार, ताकि आपकी पकड़ बढ़िया हो जाएगी तो आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सीधा आप बोर्ड में जाएंगे, बोर्ड में कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको लिखने में। इसीलिए हम टारगेट यही करेंगे नवंबर से पहले इंपॉर्टेंट वाला सारा सब कुछ खत्म कर दें, ताकि आपको भी विश्वास आ जाए, आपके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर ने जो पढ़ाया है वो प्री बोर्ड में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। प्री बोर्ड में आपको 40 प्लस तक का सिलेबस जो है आपका चीजें दिख रही है कि नहीं दिख रही, ठीक है। चलो, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा समाप्त होता है आज, और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे कल, जो कि हमारा होगा मृदु जल वगैरह का, ठीक है। जल, कठोर जल क्या होता है, मृदु जल क्या होता है, इनके बारे में। और नंबर पर कांटेक्ट मत करिएगा, इसी नंबर पर करिएगा अगर करना हो, ठीक है। वो बाकी सब पर्सनल नंबर है। चलो, ठीक है।